बहुत पुरानी बात है। भारत के एक सुदूर और शांत गांव में, जिसे लोग चंदनपुर कहते थे, वहां की मिट्टी में एक अजीब सी सौंधी खुशबू और लोगों के दिलों में अपार मर्यादा बसी हुई थी। इस गांव के ठीक बीचों बीच एक विशाल और पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें आज भी पूर्वजों के गौरव की गाथाएं सुनाती प्रतीत होती थीं। और वहां की मालकिन ठाकुरानी यशोदा देवी अपने ऊंचे आदर्शों के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात थीं। यशोदा देवी के पति के देहांत के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बेटे माधव का पालन पोषण किया और उसे शहर में एक अच्छी नौकरी दिलवाने के लिए अपनी दिन रात की सुख सुविधाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया था। अब माधव शहर में काम करता था और उसकी शादी सावित्री नाम की एक सुंदर स्त्री से हुई थी, जिसे वह गांव में अपनी मां की सेवा और घर की देखभाल के लिए छोड़ गया था। शुरुआत के कुछ महीनों में सावित्री ने घर के कामकाज में बहुत रुचि दिखाई और वह सुबह सवेरे उठकर आंगन में झांझू लगाती, तुलसी के पौधे को जल देती और रसोई में शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करती थी। यशोदा देवी को अपनी बहू पर बहुत गर्व था और वे अक्सर गांव की औरतों से कहती थीं कि उनकी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है, जिसने इस सूने घर में फिर से खुशियां भर दी हैं। हवेली का आंगन हमेशा साफ रहता था और शाम के समय जब दिया जलता था तो ऐसा लगता था मानो पूरा घर किसी दिव्य शक्ति के संरक्षण में सुरक्षित और बहुत शांत है। सावित्री भी बहू के सामने हमेशा सर झुकाकर रहती थी और उसकी मधुर वाणी सुनकर किसी को भी इस बात का संदेह नहीं होता था कि उसके मन में कुछ और भी चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री के मन में शहर की चमक धमक और महंगे आभूषणों के प्रति एक गुप्त लालसा जागने लगी, क्योंकि वह माधव के भेजे हुए पैसों से संतुष्ट नहीं थी और उसे अधिक वैभव चाहिए था। उसने गांव की अन्य महिलाओं से दोस्ती बहानी शुरू की और धीरे धीरे उसे पता चला कि ठाकुरानी यशोदा देवी के नाम पर गांव में कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से उधार दे सकता है, क्योंकि परिवार की साख बहुत ऊंची थी। उसने अपनी इस योजना को बहुत ही सावधानी से अंजाम देना शुरू किया और सबसे पहले उसने गांव के सबसे बाहरे सुनार के पास जाकर एक भारी सोने का हार बनवाने का आदेश दिया और बहाना बनाया कि माँ जी चाहती हैं। उसने सुनार से बहुत ही विश्वास के साथ कहा कि ठाकुरानी जी अभी बीमार हैं और वे चाहती हैं कि अगले उत्सव तक एक नया हार तैयार हो जाए, लेकिन इस बात की जानकारी किसी और को नहीं होनी चाहिए। सुनार ने ठाकुरानी की प्रतिष्ठा पर बिना किसी सवाल के भरोसा कर लिया और उसे वह कीमती हार बिना किसी अग्रिम भुगतान के दे दिया, क्योंकि उसे पता था कि हवेली वाले कभी किसी का पैसा नहीं रखते। सावित्री ने उस हार को बहुत ही छुपाकर अपने संदूक में रखा और कभी कभी जब यशोदा देवी सो जाती थीं, तब वह उसे पहनकर शीशे के सामने अपनी सुंदरता को निहारती और खुद को एक रानी की तरह महसूस करती थी। यह लालच की पहली सीढ़ी थी जिस पर उसने अपना पैर रखा था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मर्यादा की कितनी बड़ी सीमा लांघ रही है। इसके बाद सावित्री ने गांव के किराना व्यापारी और रेशमी कपड़ों के सौदागरों से भी संपर्क किया और हर जगह यही कहानी दोहराई कि घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है, जिसके लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता है। उसने व्यापारियों को विश्वास, आदेश में शानदेह और दोहरों साम बधाया कहानी की आज कहा दिलाया कि माधव जब अगले महीने शहर से आएगा तो वह सबका हिसाब एक साथ चुकता कर देगा और ठाकुरानी जी की तरफ से उन्हें विशेष उपहार भी दिया जाएगा। व्यापारी लोग तो यशोदा देवी का नाम सुनते ही अपनी सबसे अच्छी वस्तुएं निकाल देते थे और सावित्री के झोले में महंगे इत्र, मखमली सांशियां और विदेशी सजावटी सामान भर देते थे, जो साधारण ग्रामीणों के लिए दुर्लभ थे। सावित्री इन सब चीजों का आनंद रात के सन्नाटे में अपने कमरे के भीतर लेती थी, जबकि बाहर यशोदा देवी अपनी माला जपते हुए घर की खुशहाली की प्रार्थना करती रहती थीं। गर्मी के दिन थे और दोपहर के समय जब पूरा गांव सुस्ता रहा होता था, सावित्री चुपके से हवेली के पिछले दरवाजे से निकलकर उन साहूकारों से मिलने जाती थी जो ऊंचे ब्याज पर धन उधार देते थे।
उसने उनसे भारी रकम उधार ली और बहाना बनाया कि माधव को शहर में एक नया व्यापार शुरू करना है और ठाकुरानी जी अपनी जमीन के कागजात अभी नहीं देना चाहती, इसलिए नकद धन चाहिए। साहूकारों ने भी हवेली के नाम की साख देखकर उसे बड़ी रकम थमा दी और सावित्री ने उस धन का उपयोग अपनी गुप्त इच्छाओं को पूरा करने और शहर के कुछ दलालों को कीमती सामान मंगवाने के लिए देना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा था कि वह कभी पग्गी नहीं जाएगी और यह सारा खेल बड़ी ही सफाई से चलता रहेगा, क्योंकि यशोदा देवी अब बूढ़ी हो रही थीं और उनका बाहर जाना कम हो गया था। हवेली की रसोई में काम करने वाली पुरानी दासी काकी, जो कई दशकों से उस परिवार का हिस्सा थी, ने महसूस किया कि बहू के व्यवहार में कुछ बदलाव आ रहा है और वह अक्सर रातों को जागती रहती है। काकी ने देखा कि सावित्री के पास कुछ ऐसे नए कपड़े और जेवर आ गए हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, और घर के खर्चों का हिसाब भी अब सावित्री ही देख रही थी। एक दिन काकी ने हिम्मत जुटाकर यशोदा देवी से कहा कि बहू आजकल बहुत गुमसुम रहती है और उसके पास कुछ अनोखी वस्तुएं दिखने लगी हैं। क्या माधव ने कुछ भेजा है? यशोदा देवी ने मुस्कुराकर काकी की बात को टाल दिया और कहा कि नई उम्र की लटकी है, शायद उसने अपने मायके से कुछ मंगवाया होगा। तुम बेकार में शक मत करो। यशोदा देवी का अपनी बहू पर अटूट विश्वास ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उनके नाम का दुरुपयोग कर सकता है। सावित्री ने गांव के दर्जी को बुलाकर कई कीमती रेशमी लहंगे सिलवाए और उसे भी यही कहकर चुप करवा दिया कि यह ठाकुरानी जी की पसंद का रंग है और वे इसे दिवाली पर पहनेंगी। गांव के छोटे बब्बे, कम से कम 10 से 12 लोग, अब सावित्री के कर्जदार बन चुके थे, लेकिन मर्यादा के कारण कोई भी सीधे हवेली आकर अपनी रकम की मांग नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद ठाकुरानी जी को पता है और वे खुद ही सही समय आने पर सबका भुगतान कर देंगी, जैसा कि उनके परिवार की हमेशा से रीत रही है। धीरे धीरे सावित्री का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने गांव के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए दिए जाने वाले चंदे के पैसे भी हप लिए, जो यशोदा देवी ने उसे देने के लिए दिए थे। उसने मंदिर के पुजारी से कहा कि माँ जी अभी थोड़े आर्थिक संकट में है, इसलिए वे बाद में बही राशि भेंट करेंगी और फिलहाल यह छोटी सी रकम स्वीकार कर लें। पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यशोदा देवी दान पुण्य में कभी पीछे नहीं रहती थी, लेकिन उन्होंने भी सम्मान के कारण कोई सवाल नहीं पूछा और सावित्री की बात मान ली। सावित्री को अब लगने लगा था कि वह पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है और उसकी विलासिता का यह रास्ता अब कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि झूठ का जाल बहुत बुन लिया गया था। हवेली के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बगीचा था, जहां यशोदा देवी शाम को टहलती थीं और वहां के शांतिपूर्ण वातावरण में वे अक्सर अपने दिवंगत पति को याद कर भावुक हो जाती थीं। एक शाम जब वे वहां बैठी थीं, उन्होंने देखा कि सावित्री किसी अजनबी व्यक्ति से दीवार के पास खड़े होकर बहुत धीरे धीरे बात कर रही है और उसे कुछ पैसे दे रही है। जब सावित्री वापस आई तो यशोदा देवी ने उससे पूछा कि वह कौन था, तो सावित्री ने बड़ी चतुराई से झूठ बोल दिया कि वह माधव का एक पुराना मित्र था जो शहर से खबर लाया था। यशोदा देवी ने उसकी बात मान ली, लेकिन उनके मन में पहली बार एक छोटा सा संदेह पैदा हुआ, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था जिसे वे समझ नहीं पा रही थीं। गांव में अब चर्चाएं और भी तेज होने लगी थीं, क्योंकि सावित्री की फिजूल खर्ची अब छुप नहीं रही थी और लोग आपस में बातें करने लगे थे कि हवेली की बहू इतनी बदली क्यों है। कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि शायद ठाकुरानी जी के पास अब धन की कमी हो गई है, तभी तो वे उधार पर चीजें मंगवा रही हैं और भुगतान नहीं कर रही हैं। यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल रही थी, लेकिन यशोदा देवी तक पहुंचने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि उनकी गरिमा एक अभेद्य दीवार की तरह उनके चारों ओर खड़ी थी। सावित्री इन सब बातों से बेखबर अपने अहंकार में डूबी हुई थी और उसे लग रहा था कि वह जो भी कर रही है वह उसका अधिकार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक रात जब बिजली चमक रही थी और बारिश शुरू होने वाली थी,
सावित्री ने अपने कमरे में बैठकर उन सभी उधारों की सूची देखी जो उसने पिछले कुछ महीनों में लिए थे, और वह राशि बहुत बड़ी थी। उसे एक पल के लिए डर महसूस हुआ कि अगर माधव को पता चल गया या साहूकारों ने घर पर हल्ला मचाया तो क्या होगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि वह सब संभाल लेगी। उसने तय किया कि वह यशोदा देवी के पुराने गहनों में से कुछ और गहने निकालेगी और उन्हें बेचकर छोटे कर्जों को चुका देगी, ताकि लोग शांत रहें और उसका राज सुरक्षित रहे। उसकी आंखों में अब वह भोलापन नहीं रहा था जो शादी के समय था, बल्कि अब वहां चालाकी और धोखे की एक गहरी चमक दिखाई देने लगी थी जो विनाश का कारण बनती है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने हवेली की छत को छुआ, यशोदा देवी ने महसूस किया कि घर का वातावरण कुछ भारी सा है, जैसे कोई बहा तूफान आने से पहले की खामोशी होती है। उन्होंने देखा कि सावित्री आज पूजा में शामिल नहीं हुई और वह अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर ही बैठी रही, जो कि उसकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं था। उन्होंने काकी को बुलाया और पूछा कि क्या बहू की तबीयत खराब है। तो काकी ने धीमी आवाज में कहा कि वह रात भर जागती रही है और शायद कुछ सोच रही है। यशोदा देवी को लगा कि शायद उसे माधव की याद आ रही होगी, इसलिए उन्होंने खुद जाकर उसके लिए गर्म दूध का गिलास तैयार किया ताकि उसे अच्छा महसूस हो सके। जब वे सावित्री के कमरे के पास पहुंची तो उन्होंने अंदर से कुछ सिसकियों की आवाज सुनी और सावित्री को किसी से फोन पर बहुत ही घबराई हुई हालत में बात करते हुए सुना। सावित्री कह रही थी कि मुझे कुछ और समय चाहिए, मैं जल्द ही सारा पैसा चुका दूंगी। बस आप हवेली पर आकर हंगामा मत कीजिए, वरना मेरी जान चली जाएगी। यशोदा देवी के हाथ से दूध का गिलास छूटते छूटते बचा और वे वहीं जट होकर खड़ी रह गईं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी संस्कारी बहू किससे और क्यों ऐसी बातें कर रही है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो सावित्री ने तुरंत फोन काट दिया और चेहरा पोंछकर दरवाजा खोला जैसे कुछ हुआ ही न हो, और वह बहुत ही सामान्य दिखने की कोशिश करने लगी। यशोदा देवी ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने अपनी नजरें नीची कर लीं और कहा कि वह बस थोड़ी थकी हुई है और कुछ देर आराम करना चाहती है। यशोदा देवी बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में आ गईं, लेकिन उनका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था और उन्हें लग रहा था कि उनकी मर्यादा की नींव में कोई गहरी दरार आ गई है। उन्होंने तय किया कि वे अब और चुप नहीं रहेंगी और खुद पता लगाएंगी कि पर्दे के पीछे क्या खिज्जी पक रही है, जिसने उनके घर की शांति को छीन लिया है। उन्हें उस पुरानी कहावत की याद आई कि घर का भेदी ही लंका ढाता है, और उन्हें डर था कि कहीं उनकी बहू ही उनके कुल के नाम को मिट्टी में न मिला दे। उसी दोपहर यशोदा देवी ने काकी को गांव के बाजार भेजा और उसे हिदायत दी कि वह चुपचाप पता लगाए कि क्या किसी ने सावित्री के बारे में या उनके घर के बारे में कोई गलत बात कही है। काकी जब वापस आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि पूरे बाजार में लोग कह रहे हैं कि हवेली अब कर्ज के बोझ तले दब गई है। काकी ने यह भी बताया कि सुनार, कपे वाला और यहाँ तक कि दूध वाला भी अपना पिछला बकाया मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बहू ने सब माँ जी के नाम पर लिया है। यशोदा देवी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और सम्मान एक पल में ढहता हुआ दिखाई देने लगा। उन्होंने सोचा कि जिस कुल की मर्यादा को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, उसे एक बाहरी लड़की ने आकर इस तरह से सरेआम नीलाम कर दिया और उन्हें कानों कान खबर तक नहीं होने दी। उनके मन में गुस्सा भी था और एक गहरा दुख भी, लेकिन वे अभी भी शांत रहना चाहती थीं ताकि इस समस्या का कोई सम्मानजनक समाधान निकाला जा सके और गांव में तमाशा न बने। उन्होंने अपने पूर्वजों की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन उनसे माफी मांगी कि वे अपने घर की लक्ष्मी को सही राह दिखाने में विफल रहीं और अब उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। शाम ढल रही थी और आसमान का रंग गहरा लाल हो रहा था, जो शायद आने वाले संघर्ष और यशोदा देवी के भीतर सुलग रही अग्नि का प्रतीक था, जो अब न्याय चाहती थी। सावित्री को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी सास को सब कुछ पता चल चुका है और वह अभी भी अपने अगले कदम की योजना बना रही थी कि कैसे साहूकारों को और टालना है।
उसने रात के खाने पर बहुत ही प्यार से यशोदा देवी से बात करने की कोशिश की, लेकिन यशोदा देवी ने केवल संक्षिप्त उत्तर दिए और उनकी आवाज में वह ममता नहीं थी जो हमेशा रहती थी। खाने की मेज पर सन्नाटा इतना गहरा था कि बर्तनों की खनक भी शोर की तरह महसूस हो रही थी, और सावित्री को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद अब खेल खत्म होने वाला है। उसने सोचा कि अगर वह अपनी गलती मान ले तो शायद बच जाए, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था और वह अभी भी झूठ का सहारा लेने की सोच रही थी। यशोदा देवी ने तय किया कि वे कल सुबह सबसे पहले उन सभी लोगों को हवेली बुलाएंगी जिनका पैसा बकाया है, और खुद उनकी बातों की पुष्टि करेंगी ताकि सच और झूठ का फैसला हो सके। उन्हें पता था कि यह कदम उनके स्वाभिमान के लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन वे अपने कठिन होगा उनको मदद पटाली देवी को साकार करके सशाने के लिए नाम पर किसी का हक नहीं मारना चाहती थीं, और न ही वे चोर कहलाना चाहती थीं। उन्होंने रात भर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी और वे बस यही सोचती रहीं कि माधव को यह सब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। रात का तीसरा पहर बीत चुका था और दूर कहीं कोयल की कूक सुनाई दे रही थी, जो शायद एक नए और कठिन दिन के आगमन की सूचना दे रही थी जिसका सामना करना ही था। अगली सुबह जब गांव की मस्जिद से अजान की आवाज़ आई और मंदिर के घंटे गूंजने लगे, यशोदा देवी ने अपनी सबसे पुरानी और कीमती साही पहनी और अपने माथे पर एक बहासा तिलक लगाया। उन्होंने सावित्री को बुलाया और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि आज घर में कुछ विशेष अतिथि आने वाले हैं, इसलिए वह चाय और नाश्ते का प्रबंध करे और तैयार रहे। सावित्री के मन में घबराहट बह गई, लेकिन उसने आज्ञाकारी बहू की तरह सर हिलाया और रसोई की ओर चली गई, जहां उसे हर आहट से डर लग रहा था कि कहीं कोई साहूकार न आ जाए। उसे नहीं पता था कि आज का सूरज उसके झूठ के महल को पिघलाने वाला है और उसे समाज के सामने नग्न सत्य के साथ खसा होना पड़ेगा। गांव के लोग धीरे धीरे हवेली के मुख्य द्वार पर जमा होने लगे थे, और उनमें वही व्यापारी और साहूकार शामिल थे जिन्हें सावित्री ने ठगा था, और वे सभी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। यशोदा देवी ने स्वयं जाकर सबका स्वागत किया और उन्हें बगे बरामदे में बिठाया, जहां पूर्वजों की बड्डी बड्डी तस्वीरें लगी थीं, जो मानो आज के इस दृश्य को साक्षी बनकर देख रही थीं। सावित्री जब चाय लेकर आई तो उसके हाथ कांप रहे थे, और जब उसने उन लोगों के चेहरों को देखा जिनसे उसने कर्ज लिया था, तो उसके पैर जम गए और वह वहीं खड़ी रह गई। यशोदा देवी ने सबकी ओर देखा और फिर सावित्री की ओर मुँह कर कहा कि अब समय आ गया है कि तुम इन सबके सामने वही सच कहो जो तुमने इनसे अकेले में कहा था। हवेली के उस विशाल बरामदे में पसरा हुआ सन्नाटा इतना गहरा था कि वह मौजूद हर व्यक्ति के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, और यशोदा देवी की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देख सावित्री का साहस पूरी तरह जवाब दे गया। सावित्री के हाथ में पकड़ा हुआ चाय का बर्तन थरथरा रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सांस इस तरह सबके सामने उसे खड़ा कर देगी। गांव के मुख्य साहूकार रामलाल ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए गला साफ किया और बहुत ही संकोच के साथ कहा कि ठाकुरानी जी, हमें बड़ा दुख है कि हमें इस तरह आपके द्वार पर आना पड़ा, लेकिन बहूजी ने हमसे जो धन लिया था उसकी सीमा अब बहुत बढ़ गई है। रामलाल की बात सुनकर अन्य व्यापारियों ने भी धीरे धीरे अपनी आवाज उठानी शुरू की, और एक एक करके सावित्री द्वारा लिए गए उधार और उसके द्वारा किए गए झूठे वादों का कच्चा और उसकी द्वारा किए गए बहूजी ने धीरे 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 बहूजी ने दोनों के दार किए गए चिट्ठा सबके सामने खुलने लगा। सावित्री ने एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश की और हकलाते हुए कहा कि माँ जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो बस घर की कुछ जरूरतों के लिए मामूली सा सामान लिया था और ये उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। लेकिन तभी गांव के ईमानदार सुनार हरीश ने अपनी मखमली थैली से वह भारी सोने का हार निकाला जो सावित्री ने बनवाया था, और उसे मेज पर रखते हुए कहा कि क्या यह हार भी मामूली जरूरत है बहू जी?
सुनार ने बताया कि सावित्री ने उससे कहा था कि यशोदा देवी अपनी बीमारी के इलाज के लिए जेवर बेचना चाहती है और नए जेवर बनवाकर शहर भेजना चाहती है ताकि माधव को मदद मिल सके। यह सुनकर यशोदा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उनकी बीमारी की झूठी खबर फैलाकर सावित्री ने उनकी ममता और उनकी गरिमा दोनों का ही बहुत क्रूरता से अपमान किया था। यशोदा देवी ने सावित्री की ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में पूछा कि क्या यह सच है सावित्री? क्या तुमने मेरे नाम का उपयोग करके इन भले लोगों को धोखा दिया और खुद को विलासिता में डुबोए रखा? सावित्री के पास अब कोई जवाब नहीं था और वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसके ये आंसू पश्चाताप के कम और पकड़े जाने के डर के ज्यादा लग रहे थे, जो किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। बरामदे में मौजूद गांव के बुजुर्गों ने भी सिर झुका लिया, क्योंकि वे ठाकुरानी का बहुत सम्मान करते थे और उनके परिवार की ऐसी आंसू पश्चाताप के बुजुर्गों ने भी सिर झुका लिया। दुर्दशा देखकर उन्हें भी अपने भीतर एक गहरी पीड़ा महसूस हो रही थी। काकी, जो कोने में खड़ी यह सब देख रही थी, उसने आगे आकर कहा कि बहू जी, मैंने आपको कितनी बार टोकना चाहा था, लेकिन आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाया और अपनी मनमानी करती रहीं। रामलाल साहूकार ने एक लंबी बहीखाता निकाली और हिसाब बताते हुए कहा कि कुल मिलाकर लगभग 5 लाख रुपये का कर्ज है, जिसमें सोने के गहने, रेशमी कपड़े और नकद उधार शामिल है, जो पिछले 6 महीनों में लिया गया है। यह राशि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी और गांव के किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काफी थी, जिसे सुनकर यशोदा देवी को चक्कर आने लगा। सावित्री अब जमीन पर बैठ गई थी और बार बार कह रही थी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं यह सब धीरे धीरे चुका दूंगी। मुझे माधव से मत कहिएगा, वरना वह मुझे घर से निकाल देगा। यशोदा देवी ने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों को बांधकर दीवार के सहारे खड़ी हो गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनकी पूरी जिंदगी की कमाई और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। गांव के सरपंच, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही सावधानी से कहा कि ठाकुरानी जी, हम जानते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सावित्री ने आपका नाम लिया है, इसलिए गांव में लोग आप पर ही सवाल उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर यह बात शहर तक पहुंची या माधव के ससुराल वालों तक गई, तो दोनों परिवारों की बदनामी होगी। इसलिए हमें इसका समाधान यहीं गांव के भीतर ही करना होगा। यशोदा देवी ने सरपंच की बात को गौर से सुना और उन्हें एहसास हुआ कि मर्यादा को बचाना अब पैसे बचाने से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी अंतिम पूंजी ही क्यों न गंवानी पड़े। उन्होंने सावित्री से अपने कमरे की चाबियां मांगी और उसे आदेश दिया कि वह तुरंत जाकर वह सारा सामान और जेवर लेकर आए जो उसने उधार के पैसों से खरीदे थे। सावित्री कांपते पैरों से अंदर गई और कुछ ही देर में वह सारे रेशमी लहंगे, इत्र की शीशियां और छोटे मोटे गहने लेकर आई, जो उसने हवेली के कोने कोने में छुपाकर रखे थे, और उन्हें सबके सामने ढेर कर दिया। उन चमकते हुए कपड़ों और कीमती सामानों को देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि बहू के मन में कितना गहरा लालच समाया हुआ था और वह किस कदर हवेली के गौरव को नष्ट करने पर तुली थी। यशोदा देवी ने उन चीजों को हाथ तक नहीं लगाया और साहूकारों से कहा कि आप लोग यह सामान वापस ले लीजिए और इसकी कीमत मेरे कुल कर्ज में से कम कर दीजिए। बाकी का हिसाब मैं खुद देखूंगी। व्यापारियों ने अपना अपना सामान पहचाना और उसे वापस ले लिया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी रकम बकाया रह गई थी, जो नकद उधार और गहनों के रूप में सावित्री खर्च कर चुकी थी। साहूकार रामलाल ने कहा कि ठाकुरानी जी, सामान वापस लेने के बाद भी अभी 3 लाख रुपये शेष हैं और हमें डर है कि अगर यह पैसा अभी नहीं मिला तो हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। यशोदा देवी ने अपनी बंद आंखों से अपने पूर्वजों को याद किया और फिर अपनी कलाइयों से वे सोने की पुश्तैनी चूड़ियां उतारने लगीं, जो उन्हें उनकी सास ने शादी के समय आशीर्वाद के रूप में दी थी। उन चूड़ियों की चमक पूरे बरामदे में फैल गई और हर कोई जानता था कि वे चूड़ियां केवल सोना नहीं थीं, बल्कि उस खानदान की लक्ष्मी और मान सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक थीं, जिन्हें यशोदा देवी ने कभी नहीं उतारा था।
उन्होंने वे चूड़ियां साहूकार के सामने रख दीं और बहुत ही भारी आवाज में कहा कि इन चूड़ियों की कीमत आपके कर्ज से कहीं ज्यादा है। इन्हें रख लीजिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। पूरे बरामदे में सन्नाटा छा गया और यहाँ तक कि कठोर दिल वाले साहूकार की आंखों में भी पानी आ गया, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ठाकुरानी को इस उम्र में अपनी मर्यादा के लिए ऐसा बलिदान देना पड़ेगा। रामलाल ने चूड़ियों को हाथ लगाने से मना कर दिया और कहा कि माँ जी, हम इतने गिर गए नहीं हैं कि आपकी सुहाग की निशानी ले लें। हमें बस अपना पैसा चाहिए। आप हमें कुछ समय और दे दीजिए। लेकिन यशोदा देवी अपनी बात पर अड्डी रहीं और उन्होंने कहा कि जब मर्यादा ही नहीं रही तो इन गहनों का क्या मूल्य है। ये आज से आपकी हुई और मेरा हिसाब चुकता समझिए। सावित्री ने जब यह देखा तो वह और भी जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे पहली बार अपनी गलती की भयावहता का एहसास हुआ था कि उसने अपनी सास से क्या छीन लिया है। गांव के लोगों ने देखा कि कैसे एक स्त्री के अहंकार और लालच ने एक पूरे प्रतिष्ठित परिवार को घुटनों पर ला दिया और कैसे एक वृद्ध माँ को अपनी बहू के पापों का बोझ ढोना पड़ रहा है। यशोदा देवी ने साहूकारों को कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा कि आज के एक पारों को अहंकार के आज के कहा कि आजे बाद हवेली पर कोई कर्ज नहीं है और सावित्री का नाम लेकर कोई भी यहाँ कभी धन मांगने नहीं आएगा। सबने बारी बारी से कागज पर दस्तखत किए और भारी मन से हवेली से बाहर निकलने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि आज उन्होंने चंदनपुर के सबसे ऊंचे गौरव को गिरते हुए देखा है। जब सब चले गए तो बरामदे में केवल यशोदा देवी, सावित्री और काकी रह गए और वातावरण में एक ऐसी वीरानी छा गई जो किसी श्मशान घाट की शांति से भी ज्यादा डरावनी और दुखद थी। यशोदा देवी बिना एक शब्द बोले अपने कमरे की ओर मुड़ी, लेकिन सावित्री उनके पैरों में गिर गई और माफी की भीख मांगने लगी। पर यशोदा देवी ने उसके स्पर्श से अपना पल्ला छुड़ा लिया, जैसे वह कोई अपवित्र वस्तु हो। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन बर्फीले स्वर में कहा कि सावित्री, तुमने सिर्फ पैसे नहीं चुराए, तुमने मेरा विश्वास और इस घर की नींव को खोदकर फेंक दिया है और अब मैं तुम्हें कभी अपनी बहू के रूप में नहीं देख पाऊंगी। सावित्री चिल्लाती रही कि वह सुधर जाएगी, वह मेहनत करेगी, लेकिन यशोदा देवी के लिए अब पश्चाताप का कोई मोल नहीं था, क्योंकि जो सम्मान एक बार चला जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। काकी ने सावित्री को पकड़कर एक तरफ किया और उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि वह जानती थी कि इस समय ठाकुरानी का मौन ही उनकी सबसे बड़ी सजा और उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उस दोपहर हवेली की रसोई में आग नहीं जली और पूरे घर में एक अजीब सा अंधकार छाया रहा। भले ही बाहर सूरज अपनी पूरी प्रखरता के साथ चमक रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे, यशोदा देवी अपने कमरे के भीतर फर्श पर बैठी रहीं और अपनी सूनी कलाइयों को निहारती रहीं, जो अब उनकी पराजय और उनके बलिदान की गवाही दे रही थीं, जो उन्होंने कुल की प्रतिष्ठा के लिए दिया था। उन्होंने सोचा कि माधव जब आएगा तो उसे क्या बताएंगी? क्या वह अपनी पत्नी का पक्ष लेगा या अपनी माँ के टूटे हुए स्वाभिमान को देखेगा? यह चिंता उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि घर की दीवारें अब उन्हें काटने को दौड़ रही हैं और वह हवेली जो कभी खुशियों का पालना थी अब उनके लिए एक विशाल पिंजरा बन गई है, जिसमें केवल यादों का शोर था। शाम होने पर काकी ने बहुत मिन्नतें करके यशोदा देवी के लिए थोड़ा सा पानी और एक रोटी का टुकड़ा रखा, लेकिन यशोदा देवी ने खाने से साफ इनकार कर दिया और बस खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखती रहीं। उन्होंने काकी से कहा कि आज से सावित्री को घर के मुख्य कमरों में आने की अनुमति नहीं होगी। वह पिछले हिस्से वाले कमरे में रहेगी और केवल उतना ही खाएगी जितना एक अपराधी को मिलना चाहिए। सावित्री को अब समझ आ गया था कि उसकी स्वतंत्रता और उसकी रानी जैसी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और अब उसे एक तिरस्कृत जीवन जीना होगा जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। उसे अपनी उन रेशमी साड़ियों और सुनहरे गहनों से अब नफरत होने लगी थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से वह आज इस हाल में पहुंची थी कि उसकी अपनी माँ जैसी सास उससे नजरें नहीं मिला रही थी। गांव की औरतें जो कल तक सावित्री की चापलूसी करती थीं, अब वे कुएं पर बैठकर उसकी बुराई कर रही थीं।
और उसे कुलटा और घर फोड़ू जैसी संज्ञाएं दे रही थीं, जो किसी भी स्त्री के लिए असहनीय होती हैं। सावित्री ने जब खिड़की से उनकी बातें सुनी तो उसे लगा कि वह धरती में समा जाए, लेकिन धरती भी उसे रास्ता नहीं दे रही थी और उसे अपने किए की सजा इसी जीवन में और इसी गांव में भोगनी थी। यशोदा देवी ने यह सुनिश्चित किया कि गांव के किसी भी व्यक्ति को सावित्री से बात करने की जरूरत न पड़े और उन्होंने स्वयं घर के सारे बाहरी काम करने का निर्णय लिया ताकि मर्यादा की बची खुची कसर पूरी की जा सके। उनकी उम्र और उनकी सेहत अब जवाब दे रही थी, लेकिन उनके भीतर का स्वाभिमान उन्हें हार मानने नहीं दे रहा था और वे फिर से हवेली को खड़ा करने की प्रतिज्ञा कर चुकी थीं। रात हुई तो आसमान में घने बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जैसे प्रकृति भी हवेली के भीतर चल रहे इस भावनात्मक द्वंद्व में अपना आक्रोश प्रकट कर रही हो, और धूल भरी आंधी चलने लगी। सावित्री अपने अंधेरे कमरे में अकेली बैठी रो रही थी और उसे अपनी माँ के घर की याद आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि अब वहां भी उसके लिए कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि उसने ससुराल की नाक काट दी है। वह बार बार माधव को फोन करने की कोशिश करती, लेकिन उसका साहस नहीं होता था कि वह उसकी आवाज सुन सके और उसे बता सके कि उसने उसकी माँ के साथ क्या विश्वासघात किया है। उसे लगने लगा था कि पैसा और विलासिता कितनी क्षणभंगुर होती है, और असली धन तो वह सम्मान था जो उसने एक झटके में गंवा दिया था, और अब उसे पाने का कोई रास्ता नहीं था। यशोदा देवी ने अपनी डायरी निकाली और उसमें उन सभी लोगों के नाम और चुकाई गई राशि का विवरण लिखा, ताकि भविष्य में कभी कोई विवाद न हो और माधव को सब कुछ स्पष्ट रूप से पता चल सके। उनके हाथ लिखते समय कांप रहे थे, लेकिन उनके अक्षर अभी भी स्पष्ट और खाम के देवी दृढ़ थे, जो उनके मजबूत व्यक्तित्व का परिचायक थे, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने डायरी बंद की और उसे अपने पति की तस्वीर के पीछे रख दिया, यह सोचकर कि सच को कभी न कभी बाहर आना ही होगा और तब माधव को फैसला करना होगा कि वह किसका साथ देगा। उन्हें अपनी मर्यादा की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने किसी का हक नहीं मारा और अपने कुल के नाम पर लगने वाले कलंक को अपने बलिदान से धो दिया। अगले कुछ दिनों तक हवेली में एक मृत सन्नाटा रहा और गांव वाले भी उधर से गुजरते समय अपनी आवाज धीमी कर लेते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उस घर के भीतर एक महान आत्मा अपने जख्मों को सहला रही है। सावित्री अब चुपचाप घर की सफाई करती और रसोई का भारी काम संभालती, लेकिन उसके चेहरे पर वह रौनक कभी वापस नहीं आई जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी, और वह एक छाया मात्र बनकर रह गई थी। यशोदा देवी ने उसे माफ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसे घर से निकाला भी नहीं था, क्योंकि वे जानती थीं कि एक अकेली स्त्री के लिए बाहर की दुनिया और भी ज्यादा क्रूर और असुरक्षित हो सकती है। उन्होंने उसे केवल सुधार का एक मौका दिया था, लेकिन वह मौका बहुत ही कठिन शर्तों और मर्यादा की कठोर सीमाओं के साथ आया था, जिसका पालन उसे हर हाल में करना ही था। एक सुबह गांव का पोस्टमैन एक पत्र लेकर आया जो माधव की तरफ से था, और उसमें लिखा था कि वह अगले सप्ताह गांव आ रहा है, क्योंकि उसे कुछ दिनों की छुट्टियां मिली हैं और वह अपनी मां और पत्नी से मिलना चाहता है। पत्र पढ़कर यशोदा देवी के चेहरे पर एक अगले सप्ताह गांव आ रहा है अजीब सी लकीर खिंच गई, जिसमें खुशी कम और आने वाली अग्नि परीक्षा का डर ज्यादा था, क्योंकि उन्हें माधव को सब कुछ सच सच बताना ही था। सावित्री ने जब यह सुना तो वह डर से कांपने लगी और उसने यशोदा देवी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कृपया माधव को कुछ मत बताइएगा, मैं आपके पैर धोकर पीऊंगी, पर मुझे उससे मत गिरवाइए। यशोदा देवी ने केवल इतना कहा कि सच को छुपाना एक और पाप करने जैसा है और मैं अब और पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। उसे सब कुछ जानना ही होगा। माधव के आने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन इस बार वह उत्साह नहीं था जो हमेशा होता था। न तो घर को फूलों से सजाया गया और न ही विशेष पकवानों की खुशबू हवा में घुली। सब कुछ बहुत ही औपचारिक और ठंडा था। काकी ने दबी जुबान में यशोदा देवी से कहा कि बहू को एक आखिरी मौका दे दीजिए, शायद माधव के सामने वह सुधर जाए।
लेकिन यशोदा देवी ने अपनी चुप्पी से स्पष्ट कर दिया कि न्याय में रियायत की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने माधव के पसंदीदा कमरे को साफ करवाया और वहां पुरानी चादरें बिछाईं, जो इस बात का संकेत थी कि घर की आर्थिक स्थिति अब वैसी नहीं रही जैसी वह छोड़कर गया था और उसे हकीकत देखनी ही होगी। सावित्री ने पूरी रात जागकर माधव के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी सारी गलतियां मान ली थी, लेकिन उसने उसे देने का साहस नहीं जुटा पाया और उसे जला दिया। गांव के लोग भी माधव के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उत्सुकता थी कि वह अपनी मां के बलिदान और अपनी पत्नी की करतूतों पर क्या प्रतिक्रिया देगा और क्या वह हवेली की खोई हुई चमक वापस ला पाएगा। कुछ लोगों का मानना था कि माधव अपनी पत्नी को शहर ले जाएगा और मां को यहीं छोड़ देगा, जबकि कुछ को भरोसा था कि वह अपनी मां के सम्मान के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा और मर्यादा की रक्षा करेगा। इन सारी अटकलों के बीच हवेली की दीवारें जैसे किसी बड़े रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए शांत खड़ी थीं और समय की सुइयां धीरे धीरे उस क्षण की ओर बढ़ रही थीं जब सच का सामना होगा। यशोदा देवी ने अपनी माला जपना तेज कर दिया था और वे ईश्वर से बस इतनी शक्ति मांग रही थीं कि वे सत्य का साथ दे सकें और अपने बेटे को सही राह दिखा सकें। अंततः वह दिन आ ही गया जब माधव की गाड़ी गांव की धूल भरी सड़क पर दिखाई दी और लोगों ने उसे हवेली की ओर बढ़ते हुए देखा, जिसके बाद पूरे गांव में हलचल मच गई और सब अपने काम छोड़ उधर देखने लगे। माधव जब गाड़ी से उतरा तो उसे हवेली का वातावरण बहुत ही बदला हुआ और भारी महसूस हुआ, और जब उसने अपनी मां की सूनी कलाइयां देखीं तो उसका दिल बैठ गया और उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने अपनी मां के पैर छुए और उनकी आंखों में आंसू देखकर उसका गला भर आया, लेकिन यशोदा देवी ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और केवल इतना कहा कि बेटा, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर हम शांति से बात करेंगे। सावित्री दरवाजे के पीछे खड़ी छुपकर देख रही थी और वह बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आज उसके भाग्य का अंतिम फैसला होने वाला है। माधव ने अपनी मां के चेहरे की झुर्रियों में छिपी उस गहरी पीड़ा को भांप लिया था, जिसे यशोदा देवी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही थीं, और घर का वह कोना कोना जो कभी हंसी ठिठोली से गूंजता था, अब किसी मूक विलाप की तरह शांत और उदास लग रहा था। उसने देखा कि सावित्री अपने कमरे की चौखट पर ऐसे खड़ी थी जैसे कोई अजनबी हो, और उसकी आंखों में वह चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी जो विवाह के समय उसके चेहरे पर नूर की तरह बिखरी रहती थी। माधव ने अपना कमरे की तरह की दूरी दूरी तरह की कमरे का कमरे करती थी, सामान एक तरफ रखा और सीधे अपनी मां के पास जाकर उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बहुत ही धीमे स्वर में पूछा कि मां, आपकी वे सोने की चूड़ियां कहाँ गईं, जो आपकी जान से भी ज्यादा प्यारी थीं, और घर में यह सन्नाटा क्यों पसरा है। यशोदा देवी ने अपनी आंखें फेर लीं, क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा अपनी पत्नी के प्रति तुरंत घृणा से भर जाए। लेकिन सच तो अब उस बहते हुए पानी की तरह था जिसे बांधना नामुमकिन था। काकी ने जब देखा कि माधव व्याकुल हो रहा है तो उसने आंखों के इशारे से उसे समझाया कि अभी बात करने का सही समय नहीं है। लेकिन माधव का मन अब नियंत्रण खो रहा था, क्योंकि उसे हवेली की हवा में धोखे की गंध आने लगी थी। सावित्री चुपचाप रसोई में गई और माधव के लिए पानी का गिलास लेकर आई, लेकिन जैसे ही उसने गिलास माधव की ओर बढ़ाया, उसके हाथ कांपने लगे और पानी की कुछ बूंदें माधव के जूतों पर गिर गईं, जिससे माधव का धैर्य जवाब दे गया। उसने सावित्री की आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा कि क्या बात है सावित्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, और माँ की ये हालत किसने की? क्या शहर से मेरे भेजे हुए पैसे कम पा रहे थे जो घर की यह दुर्दशा हो गई? सावित्री कुछ बोल न सकी और केवल सिसकियां भरने लगी, जिससे माधव को यकीन हो गया कि उसकी गैर मौजूदगी में इस हवेली के भीतर कोई बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। यशोदा देवी ने माधव को पास बिठाया और बहुत ही शांत भाव से वह डायरी उसके हाथ में थमा दी, जिसमें उन्होंने एक एक पाई का हिसाब और उन सभी साहूकारों के नाम लिखे थे जिनसे सावित्री ने उनके नाम पर कर्ज लिया था। माधव ने जब डायरी के पन्ने पलटे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई,
क्योंकि उसमें सावित्री द्वारा खरीदी गई उन विलासी वस्तुओं की सूची थी जिनकी इस साधारण गांव में कोई आवश्यकता ही नहीं थी और जिनकी कीमत ने हवेली की मर्यादा को गिरवी रख दिया था। डायरी के अंतिम पृष्ठ पर जब उसने पचार की दार की कि उसकी मां ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी पुश्तैनी चूहियां और घर के कागजात तक दांव पर लगा दिए थे, तो उसके भीतर गुस्से का एक ज्वालामुखी फटने को तैयार हो गया। उसने सावित्री को जोर से पुकारा और उसे उसी बरामदे में आने को कहा जहां गांव के साहूकार कुछ दिन पहले उसका अपमान करके गए थे और जहां मर्यादा की धज्जियां ऊही थीं। सावित्री कांपती हुई बरामदे में आई और माधव के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। वह कह रही थी कि उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया, वह बस थोड़ी सी सुख सुविधा चाहती थी और उसे लगा था कि वह सब संभाल लेगी। माधव ने उसे झटकते हुए कहा कि सुख सुविधा के लिए क्या तुमने मेरी मां के सम्मान को बाजार में नीलाम कर दिया, और क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम एक ऐसे परिवार की बहू हो जिसका नाम दूर दूर तक इज्जत से लिया जाता है। उसने सावित्री से उन सभी गहनों और रेशमी साशियों के बारे में पूछा जो उसने चोरी छिपे खरीदी थीं। लेकिन सावित्री के पास सिवाय आंसुओं के कोई और दलील नहीं थी जो उसके अपराध की गंभीरता को कम कर सके। यशोदा देवी बीच में आईं और उन्होंने माधव का हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे गांव में फिर से तमाशा बने। हमें शांति से विचार करना होगा। लेकिन माधव अब शांत रहने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सावित्री ने केवल पैसे नहीं चुराए, बल्कि उसने उसकी मां की ममता और उसके भरोसे का कत्ल किया है, जो सबसे बड़ा पाप है। उसने सावित्री से कहा कि अब इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तुम्हें गांव के उन सभी लोगों के सामने करना होगा जिन्हें तुमने अपने झूठ के जाल में फंसाया था। सावित्री गिंगिहा रही थी कि उसे घर से न निकाला जाए, लेकिन माधव ने तय कर लिया था कि वह इस मामले को अब और दबने नहीं देगा और कल सुबह गांव की पंचायत के सामने पूरा सच रखेगा। उसे लग रहा था कि अगर उसने अपनी पत्नी को आज बचा लिया तो यह उसकी मां के उस महान बलिदान का अपमान होगा जो उन्होंने अपनी पुश्तैनी चूहियां देकर किया था। रात भर हवेली के भीतर तनाव का माहौल बना रहा और माधव एक पल के लिए भी सो नहीं सका। वह बस यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी इतनी गिर कैसे सकती है और उसने मां को इस उम्र में इतना कष्ट क्यों दिया। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद मित्रों को संदेश भेजा कि कल सुबह वे हवेली के सामने उपस्थित रहें, क्योंकि उसे कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है और वह न्याय चाहता है। सावित्री अपने अंधेरे कमरे में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी और उसे अब वह सारा कीमती सामान जहर की तरह लग रहा था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस महल के सपने देखे थे वह रेत की दीवार की तरह ढह चुका है और अब उसके सामने केवल अपमान और तिरस्कार की एक लंबी खाई है जिसे वह कभी पार नहीं कर पाएगी। सुबह होते ही गांव के लोग फिर से हवेली के बाहर जमा होने लगे और इस बार चर्चा का विषय माधव था, क्योंकि सबको लग रहा था कि वह अपनी पत्नी का पक्ष लेगा और अपनी मां के त्याग को भुला देगा। पंचायत के मुखिया और गांव के बुजुर्ग भी वहां पहुंच गए और हवेली के उसी बरामदे में न्याय की सभा सजी जहां कुछ दिन पहले कर्जदारों का मेला लगा था और जहां गांव के मर्यादा की परीक्षा हुई थी। माधव ने बहुत ही दृढ़ स्वर में सबके सामने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी ने जो किया वह अक्षम्य अपराध है और उसके लिए वह स्वयं भी शर्मिंदा है, क्योंकि वह अपनी पत्नी के आचरण पर नजर नहीं रख सका। उसने अपनी जेब से वे सारे पैसे निकाले जो वह शहर से अपनी बचत के रूप में लाया था और साहूकार रामलाल को बुलाकर कहा कि यह आपके बचे हुए कर्ज की किस्त है और मेरी मां की चूहियां वापस कर दीजिए। रामलाल ने जब माधव की आंखों में सच्चाई और अपनी मां के प्रति अगाध प्रेम देखा तो उसने वे चूहियां तुरंत लौटा दी और कहा कि माधव बेटा, हमें खुशी है कि तुमने मर्यादा को पहचान लिया, हमें तो बस अपना हक चाहिए था। जब यशोदा देवी के हाथों में उनकी वे पुरानी चूहियां वापस आईं तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पाते, लेकिन वे अभी भी सावित्री की ओर देख रही थीं जो एक मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। माधव ने सावित्री को सबके सामने खड़ा किया और कहा,
कि तुमने इस गांव के लोगों को ठगा है। इसलिए तुम्हें आज इन सबके सामने अपने अपराधों की माफी मांगनी होगी और यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम कभी मर्यादा नहीं लांघोगी। सावित्री ने कांपते हुए स्वर में पूरे गांव से माफी मांगी और अपने द्वारा लिए गए हर एक उधार की बात स्वीकार की, जिससे लोगों के मन में उसके प्रति जो गुस्सा था वह धीरे धीरे कम होने लगा। पंचायत के मुखिया ने फैसला सुनाया कि सावित्री को अब अगले 1 वर्ष तक गांव के मंदिर की सफाई करनी होगी और गरीबों के लिए भोजन तैयार करने में मदद करनी होगी, ताकि उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो सके। सावित्री ने इस दंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि यह उसके द्वारा किए गए पापों की तुलना में बहुत छोटा है और उसे अपनी सांस के दिल में फिर से जगह बनाने का यही एक रास्ता बचा है। माधव ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक सावित्री पूरी तरह से सुधर नहीं जाती, वह उसे शहर अपने साथ नहीं ले जाएगा और उसे यहीं रहकर सेवा करनी होगी। इस निर्णय के बाद गांव वालों के मन में हवेली के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह न्याय और सत्य की जीत हुई है, चाहे अपराधी घर का ही सदस्य क्यों न हो। यशोदा देवी ने राहत की एक लंबी सांस ली और उन्हें महसूस हुआ कि उनके कंधों से वह भारी बोझ उतर गया है जो उन्हें पिछले कई महीनों से दबा रहा था, और घर की हवा फिर से शुद्ध हो गई है। उन्होंने माधव को गले लगाया और कहा कि बेटा कैसे दरभारी बोझ हो गई है। तुमने आज जो किया है उससे मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिली होगी, क्योंकि तुमने धन से ऊपर धर्म और मर्यादा को रखा है। सावित्री भी अब शांत थी और उसे लग रहा था कि सच बोलने के बाद उसके मन का बोझ भी हल्का हो गया है, भले ही उसे अब एक कठिन जीवन जीना पड़ने वाला था। सभा समाप्त हुई और लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। लेकिन आज चंदनपुर की गलियों में ठाकुरानी यशोदा देवी की जय जयकार हो रही थी, जिन्होंने अपने आचरण से फिर से मिसाल कायम की थी। शाम को जब हवेली के आंगन में दिया जलाया गया तो उसकी लौ में एक अलग ही स्थिरता थी और घर के भीतर की वीरानी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, क्योंकि सत्य का प्रकाश सब तरफ फैल चुका था। माधव ने अपनी माँ के साथ बैठकर रात का खाना खाया और इस बार सावित्री ने भी रसोई में बगदे ही विनम्र भाव से उनकी सेवा की, बिना किसी शिकायत या दिखावे के जो उसका पुराना स्वभाव था। काकी की आंखों में भी चमक वापस आ गई थी और उसे लग रहा था कि उसका पुराना घर फिर से लौट आया है, जहां बहूओं का सम्मान और मर्यादा सर्वोपरि होती है। रात के सन्नाटे में जब ठंडी हवा चली तो हवेली की दीवारों ने भी जैसे राहत की सांस ली और सावित्री के मन में पश्चाताप की अग्नि धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इस पूरे घटनाक्रम ने सावित्री को यह सिखा दिया था कि झूठा वैभव और उधार की चमक कभी भी असली सुख नहीं दे सकते, और सम्मान कमाना जितना कठिन है उसे गंवाना उतना ही आसान है। उसने तय किया कि वह अब अपनी बाकी की जिंदगी यशोदा देवी की छाया में रहकर एक सादा और मर्यादित जीवन बिताएगी और कभी भी लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। माधव ने अपनी माँ से वादा किया कि वह अब हर महीने गांव आएगा और घर की छोटी बही हर गतिविधि पर नजर रखेगा, ताकि फिर कभी कोई सावित्री की तरह मर्यादा का उल्लंघन न कर सके। यशोदा देवी के चेहरे पर अब एक संतोष भरी मुस्कान थी और वे अपनी पुश्तैनी चूहियों को बार बार देख रही थीं, जो उनके स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक बनकर वापस लौट आई थीं। अगली सुबह जब सावित्री मंदिर की सीढ़ियां साफ करने गई तो गांव की औरतों ने उसे पहले तो शक की निगाह से देखा, लेकिन उसकी मेहनत और विनम्रता देखकर धीरे धीरे उनके दिलों की कवाहट भी कम होने लगी। उसने किसी से कोई बहस नहीं की और चुपचाप अपना काम करती रही, जिससे साबित हो गया कि वह वास्तव में अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है और केवल दिखावा नहीं कर रही है। गांव के बुजुर्गों ने जब उसे इस तरह मेहनत करते देखा तो उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो ईश्वर भी उसे माफ कर देता है। सावित्री के लिए यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां धन और गहनों की जगह मेहनत और ईमानदारी ने ले ली थी, और यही असली धर्म था। हवेली में अब फिर से पुराने नियम लागू हो गए थे और यशोदा देवी ने घर की तिजोरी की चाबी फिर से अपने पास रख ली थी। लेकिन इस बार उन्होंने सावित्री को भी हिसाब किताब सिखाना शुरू किया ताकि वह जिम्मेदारी को समझ सके।
माधव शहर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस बार वह भारी मन से नहीं बल्कि एक विश्वास के साथ जा रहा था कि उसका घर अब सुरक्षित हाथों में है और उसकी माँ खुश है। उसने सावित्री से विदा लेते समय कहा कि मैं तुम्हारे बदलाव का इंतजार करूंगा और जब तुम पूरी तरह से इस मर्यादा के योग्य की बीदी है कि वो में भी 30 मर्यादा के योग्य पूरी 3 में बन जाओगी, तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सावित्री ने सर झुकाकर उसकी बात मान ली और उसे वचन दिया कि वह कभी भी इस परिवार के नाम पर कलंक नहीं लगने देगी और हमेशा माँ जी के आदेशों का पालन करेगी। यशोदा देवी ने माधव को विदा करते समय उसके माथे पर तिलक लगाया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और उनकी आंखों में अब वही पुरानी चमक थी जो हवेली की मालकिन की पहचान हुआ करती थी। गांव की गलियों में अब फिर से शांति थी और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। लेकिन इस कहानी ने हर घर को एक सबक दे दिया था कि मर्यादा से बाहर कोई धन नहीं होता। हवेली के पिछले हिस्से में लगा वह पुराना बरगद का पेड़ भी जैसे अपनी शाखाएं झुकाकर इस न्याय का स्वागत कर रहा था और आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दे रहा था कि सत्य की जीत हमेशा होती है। रात धीरे धीरे गहरा रही थी और गांव के घरों से उठने वाला धुआं आसमान में मिल रहा था, जो एक शांत और संतोषपूर्ण जीवन का संकेत था जिसकी वापसी अब चंदनपुर में हो चुकी थी। माधव की गाजी जब ओझल हो गई तो यशोदा देवी और सावित्री दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और पहली बार उनके बीच वह कजवाहट नहीं थी जो पिछले कुछ हफ्तों से बनी हुई थी। यशोदा देवी ने सावित्री के कंधे पर हाथ रखा और उसे अंदर चलने को कहा, जिसका मतलब था कि उन्होंने अपनी बहू को फिर से स्वीकार कर लिया है। लेकिन मर्यादा की सीमाओं के भीतर रसोई में आज फिर से शुद्ध घी के दीपक की खुशबू आ रही थी और घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था जो केवल ईमानदारी से ही प्राप्त हो सकता है। सावित्री को अब समझ आ गया था कि माँ जी की वह चुप्पी और उनका वह कठोर निर्णय वास्तव में उसके सुधार के लिए था और उसने अपने मन से उन सभी बुराइयों को निकाल फेंका था। रात के भोजन के बाद जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, काकी ने यशोदा देवी से कहा कि आज नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि हवेली का खोया हुआ सम्मान वापस आ गया है और बहू भी अब संस्कारी हो गई है। यशोदा देवी ने केवल इतना कहा कि घर तभी घर बनता है जब वहां रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार हों और अपनी मर्यादा को कभी न भूलें। उन्होंने अपनी चूहियों को एक बार फिर छुआ और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनके कुल की लाज बचा ली और उनके बेटे को सही मार्ग दिखाने की शक्ति प्रदान की। सावित्री अपने कमरे में जाकर शांति से सो गई, यह जानते हुए कि अब उसे किसी झूठ की ढाल की जरूरत नहीं है और वह सच के साथ चैन की नींद सो सकती है। इस तरह चंदनपुर की उस ऐतिहासिक हवेली में फिर से खुशियों का वास हुआ और सावित्री की वह भूल एक महान शिक्षा में बदल गई जिसने पूरे गांव को मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा दी। यशोदा देवी का नाम अब और भी सम्मान के साथ लिया जाने लगा और उन्हें गांव की न्याय माता कहा जाने लगा क्योंकि उन्होंने अपनी कमी लहागा बहू को सजा देकर समाज में एक मिसाल कायम की थी। माधव शहर में रहकर कई मेहनत करने लगा ताकि वह जल्द से जल्द घर के सभी बचे हुए छोटे ऋणों को चुका सके और अपनी माँ के लिए और भी सुख सुविधाएं जुटा सके। कहानी का यह मोख कास्त करती केवल एक अंत नहीं था बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी जहां विश्वास की जड़ें और भी गहरी हो चुकी थीं और छल का कोई स्थान नहीं बचा था। चंदनपुर के आकाश में अब तारे अधिक चमक रहे थे और रात की हवा में वह शीतलता थी जो केवल संतोषी मन को ही अनुभव होती है, जिससे हर सुनने वाला सुकून की नींद सो सके। मर्यादा की वह भारी कीमत जो यशोदा देवी ने चुकाई थी वह अब ब्याज सहित सम्मान के रूप में वापस मिल रही थी और हवेली की दीवारें फिर से गौरव से तनकर खई थीं। सावित्री की सेवा और उसके त्याग ने धीरे धीरे पुराने घावों को भर दिया और कुछ वर्षों बाद वह फिर से हवेली की वह आदर्श बहू बन गई जिसे देख सम्मान के रूप में वापस मिल रही थी। सब दंग रह जाते थे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भूल किसी से भी हो सकती है, लेकिन असली इंसान वही है जो अपनी गलती को स्वीकार करे और उसे सुधारने का साहस दिखाए।
अंततः वह पुरानी हवेली अपनी मर्यादा और परंपरा के साथ आज भी चंदनपुर में खड़ी है, जो हर आने जाने वाले को यह याद दिलाती है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। यशोदा देवी की वह मर्मस्पर्शी कहानी अब गांव की लोककथाओं का हिस्सा बन गई है, जिसे बुजुर्ग अपनी बहुओं को सुनाते हैं, ताकि वे भी मर्यादा का अंती तरह के आराज दुन्ना सी का हिन नहीं समान है महत्व समझ सकें। रात अब अपने अंतिम प्रहर में है और चारों ओर केवल शांति का साम्राज्य है, जो हमें यह सिखाता है कि न्याय के बाद मिलने वाला विश्राम ही सबसे सुखद होता है। आप भी अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस शांति को अपने भीतर महसूस कीजिए, क्योंकि चंदनपुर की वह हवेली अब पूरी तरह सुरक्षित और खुशहाल है। माधव के वापस जाने के बाद हवेली में एक नई तरह की खामोशी छा गई थी, लेकिन यह खामोशी पहले जैसी भारी और दमघोंटू नहीं थी, बल्कि इसमें एक तरह का ठहराव और सुधार की गूंज शामिल थी। यशोदा देवी ने अब घर का पूरा अनुशासन अपने हाथों में ले लिया था और उन्होंने सावित्री के लिए एक बहुत ही सख्त दिनचर्या निर्धारित कर दी थी, जिसका उद्देश्य केवल उसे दंड देना नहीं था, बल्कि उसके भीतर सोई हुई मर्यादा को फिर से जगाना था। सावित्री को अब सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था। सबसे पहले वह पूरे आंगन की सफाई करती और फिर कुएं से ताहा पानी भरकर लाती, जो उसके कोमल हाथों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने इसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया था। गांव के लोग जब उसे सुबह सुबह मंदिर के रास्ते में झांझू लगाते या मेहनत करते देखते, तो वे आपस में फुसफुसाते कि देखो कैसे समय का चक्र घूमता है। जो बहू कल तक महलों के सपने देख रही थी, आज वह मिट्टी और धूल में अपनी गलतियों को धो रही है। यशोदा देवी रसोई की चौखट पर बैठकर सावित्री को खाना बनाते हुए देखती थीं और बीच बीच में उसे सिखाती थीं कि कैसे कम संसाधनों में भी एक पूरे परिवार का पेट भरा जा सकता है और कैसे अन्न का अपमान करना ईश्वर का अपमान करने के समान होता है। उन्होंने सावित्री के वे सभी महंगे इत्र और रेशमी सांचियां एक बब्बर लोहे के संदूक में बंद कर दी थी और उसे केवल साधारण सूती कपड़े पहनने की अनुमति दी थी, ताकि वह बाहरी चमक धमक के बजाय अपने आंतरिक चरित्र पर ध्यान दे सके। सावित्री को शुरू में यह सब बहुत कठिन लगता था और उसकी आंखों में कभी कभी पुराने दिनों की याद में आंसू आ जाते थे, लेकिन जब वह अपनी सास की उन सूनी कलाइयों को देखती थी, तो उसका सारा अहंकार पानी पानी हो जाता था और वह फिर से अपने काम में जुट जाती थी। काकी भी अब उसे डांटने के बजाय उसे छोटे छोटे काम सिखाने लगी थी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जो विश्वास की नींव पर आधारित था। एक दिन गांव की कुछ समृद्ध महिलाएं हवेली आईं और उन्होंने यशोदा देवी से पूछा कि वे अपनी बहू के साथ इतनी सख्ती क्यों बरत रही हैं। आखिर वह शहर के एक पढ़े लिखे लड़के की पत्नी है और उसे थोड़ा आराम मिलना चाहिए। यशोदा देवी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि जिस सोने को कुंदन बनना होता है उसे आग में तपना ही पड़ता है, और मेरी बहू अभी उसी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है ताकि वह इस घर की असली लक्ष्मी बन सके। उन्होंने उन महिलाओं को यह भी समझाया कि मर्यादा केवल घर की चारदीवारी के भीतर रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह वह आचरण है जो हमें समाज के सामने सर उठाकर जीने की शक्ति देता है, जो सावित्री खो चुकी थी। सावित्री ने जब पर्दे के पीछे से अपनी सास की यह बात सुनी, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ जी उसे सजा नहीं दे रही हैं, बल्कि वे उसे एक बेहतर इंसान बना रही हैं ताकि भविष्य में उसे फिर कभी अपमानित न होना पाए। गांव के मंदिर में जब भी कोई बड़ा उत्सव होता, सावित्री अब वहां सबसे पीछे बैठकर कीर्तन सुनती और भक्तों के जूते चप्पल व्यवस्थित करने का काम करती, जो उसके लिए अपनी विनम्रता साबित करने का एक बड़ा जरिया बन गया था। धीरे धीरे गांव के साहूकार और व्यापारी, जिन्हें उसने ठगा था, उसके इस बदलाव को देखने लगे और उनके मन में भी उसके प्रति सहानुभूति जागने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह वास्तव में अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रही है। एक शाम जब वह मंदिर से लौट रही थी, तो उसे वही साहूकार रामलाल मिला जिसने उसकी माँ की चूहियां ली थीं, और उसने सावित्री को रोककर कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है,
क्योंकि तुम्हारी आंखों में अब वह छल नहीं बल्कि पश्चाताप की पवित्रता दिखाई देती है। रामलाल की यह बात सुनकर सावित्री के मन का एक बहुत बद्दा बोझ हल्का हो गया और उसे लगा कि शायद अब वह समाज की नज़रों में फिर से खही हो सकती है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि गांव में एक नया संकट आने वाला था जिसने हवेली की शांति को फिर से हिलाकर रख दिया और सावित्री के चरित्र की वास्तविक मजबूती की जांच की। मानसून की भारी बारिश के कारण गांव की मुख्य नहर टूट गई थी और पानी निचले इलाकों के घरों में घुसने लगा था, जिससे गरीब किसानों का अनाज और संपत्ति बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया था। सरपंच ने गांव के सभी समर्थ लोगों से मदद की अपील की और यशोदा देवी ने तुरंत अपने घर का अनाज भंडार खोलने का निर्णय लिया। लेकिन उनके पास अब नकद धन की कमी थी, क्योंकि सारा पैसा कर्ज चुकाने में चला गया था। सावित्री ने जब यह स्थिति देखी तो उसने अपनी उस संदूक की चाबी मांगी जिसमें उसके वे बचे हुए आभूषण रखे थे जो उसने अपने मायके से लाए थे और जिन्हें उसने अभी तक छुपाकर रखा था। उसने वे गहने यशोदा देवी के चरणों में रख दिए और बहुत ही भावुक होकर कहा कि माँ जी, इन गहनों का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। अगर ये हमारे गांव के लोगों के काम न आ सके, कृपया इन्हें बेचकर अनाज और राहत सामग्री का प्रबंध कीजिए। यशोदा देवी की आंखों में पहली बार सावित्री के लिए प्रशंसा के आंसू आए और उन्होंने उसे गले लगा लिया, यह कहते हुए कि आज तुमने वास्तव में इस घर की मर्यादा को चरितार्थ किया है और मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उन गहनों से जो धन प्राप्त हुआ उससे पूरे गांव के प्रभावित लोगों के लिए भोजन और दवाइयों का इंतजाम किया गया और सावित्री ने खुद बारिश के बीच खड़े होकर लोगों को खाना बांटा। गांव वाले दंग थे कि जिस बहू ने कभी अपने स्वार्थ के लिए सबको ठगा था, आज वही अपनी सबसे प्रिय संपत्ति को त्याग कर दूसरों की सेवा में लगी हुई है। इस घटना के बाद सावित्री के प्रति गांव का नजरिया पूरी तरह बदल गया और अब उसे लालची बहू के बजाय त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में देखा जाने लगा, जो उसकी सबसे बड़ी जीत थी। यशोदा देवी ने अब उसे घर की तिजोरी की एक चाबी फिर से सौंप दी थी, लेकिन इस बार सावित्री ने उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया और हर एक पैसे का हिसाब माँ जी को देना शुरू किया। माधव को जब पत्र के माध्यम से इन सब बातों का पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और उसे लगा कि उसकी माँ ने वास्तव में मिट्टी को सोना बना दिया है और अब वह अपने घर को फिर से एक स्वर्ग की तरह देख सकता है। उसने शहर से कुछ विशेष उपहार और साजियां भेजीं, लेकिन सावित्री ने उन्हें पहनने के बजाय अपनी सास को भेंट कर दिया, यह कहते हुए कि असली सुंदरता तो आपके आशीर्वाद में है। धीरे धीरे हवेली का आर्थिक संकट भी दूर होने लगा, क्योंकि माधव की नौकरी में तरक्की हुई थी और घर में खर्चों पर नियंत्रण होने के कारण बचत भी बढ़ने लगी थी, जिससे यशोदा देवी बहुत संतुष्ट थीं। सावित्री ने गांव की लाठियों को सिलाई कच्चाई सिखाना शुरू किया ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें कभी सावित्री की तरह गलत रास्ता न चुनना पड़े, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अब जब भी कोई मेहमान हवेली आता तो यशोदा देवी बाजे गर्व से सावित्री का परिचय करवाती और कहती कि यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, जिसने इस घर की मर्यादा को गिरने से बचाया और उसे फिर से खड़ा किया। हवेली का वह पुराना आंगन अब फिर से खुशियों से भरा रहता था और शाम की आरती के समय जब सावित्री भजन गाती थी तो पूरा गांव मंत्रमुग्ध होकर सुनता था। काकी, जो पहले सावित्री से डरती थी, अब वह उसके साथ हंसी मजाक करती और उसे पुराने समय की कहानियां सुनाती, जिससे घर का माहौल बहुत ही जीवंत और सकारात्मक हो गया था। एक रात जब यशोदा देवी और सावित्री छत पर बैठी चांदनी का आनंद ले रही थीं, तो यशोदा देवी ने कहा कि सावित्री, जीवन में धन आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन जो चरित्र हम बनाते हैं वही अंत तक हमारे साथ रहता है। सावित्री ने माँ जी के हाथ थाम लिए और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको इतना कष्ट दिया, लेकिन उस अंधकार ने ही मुझे इस प्रकाश की ओर आने का रास्ता दिखाया है जो मुझे आपसे मिला है। उन दोनों के बीच का वह भावनात्मक बंधन अब इतना मजबूत हो चुका था कि कोई भी बाहरी शक्ति उसे हिला नहीं सकती थी और हवेली की मर्यादा अब अभेद्य हो चुकी थी।
गांव के सरपंच ने भी एक सभा बुलाकर सावित्री के कार्यों की सराहना की और उसे गांव की आदर्श महिला के सम्मान से नवाजा, जो उसके प्रायश्चित की अंतिम मुहर थी। सावित्री ने उस सम्मान को स्वीकार करते हुए कहा कि यह सब मेरी सास की दी हुई शिक्षा और उनके द्वारा दिखाए गए सही मार्ग का परिणाम है, वरना मैं तो कहीं भटक गई होती। माधव भी अब गांव आने की तैयारी कर रहा था और इस बार वह सावित्री को शहर ले जाने का मन बना चुका था। लेकिन सावित्री ने तय किया था कि वह पहले माँ जी से पूछेगी। उसे अब शहर की चकाचौंध से ज्यादा गांव की सादगी और माँ जी की सेवा में सुख मिलने लगा था, जो उसके मानसिक बदलाव का सबसे भा प्रमाण था। रात अब शांति से ढल रही थी और चंदनपुर का आकाश उम्मीदों के नए सितारों से जगमगा रहा था, जो एक सुखद कल का संकेत दे रहे थे। यशोदा देवी ने सावित्री के कमरे में जाकर उसे एक पुरानी रेशमी साड़ी दी, जो उनकी खुद की शादी की थी, और कहा कि बेटा, कल जब माधव आए तो तुम इसे पहनना, क्योंकि अब तुम इसकी पूरी हकदार हो। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और उसने साड़ी को अपने माथे से लगाया, जैसे वह कोई पवित्र प्रसाद हो जिसने उसे फिर से नया जीवन दिया हो। पूरे गांव में अब चर्चा थी कि हवेली का वैभव वापस लौट आया है, और इस बार यह वैभव उधार का नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और मर्यादा की ठोस नींव पर खड़ा है। काकी ने भी रसोई में माधव के स्वागत के लिए विशेष पकवानों की तैयारी शुरू कर दी थी और घर की हर दीवार जैसे मुस्कुरा रही थी कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने हवेली के कलश को छुआ, तो ऐसा लगा मानो पूरा गांव एक नई ऊर्जा के साथ जाग उठा है और सबकी नजरें उसी रास्ते पर थीं जहां से माधव आने वाला था। सावित्री ने अपनी सास के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया, और उसकी चाल में अब वह आत्मविश्वास था जो केवल सत्य और पवित्रता से ही आ सकता है। वह पुरानी मर्यादा जो एक समय धूल में मिल गई थी, आज फिर से चंदनपुर के आसमान में गौरव के साथ लहरा रही थी, और इसका श्रेय उन दोनों महिलाओं को जाता था जिन्होंने हार नहीं मानी। यशोदा देवी के चेहरे पर वह दिव्य शांति थी जो केवल एक सफल माँ और एक दृढ़ मालकिन के चेहरे पर ही देखी जा सकती है, जिसने अपने कुल को बचा लिया। माधव जब इस बार गाजी से उतरा तो उसे गांव की हवा में एक अलग ही सौंधी महक महसूस हुई, और हवेली का द्वार उसे पहले से कहीं अधिक भव्य और स्वागतपूर्ण लगा। उसने देखा कि सावित्री मर्यादा की सीमाओं में रहकर उसका इंतजार कर रही थी, और उसकी सादगी में वह सौंदर्य था जो हजारों गहनों से भी नहीं मिल सकता था। यशोदा देवी ने अपने बेटे को गले लगाया और उसे बताया कि कैसे सावित्री ने संकट के समय पूरे गांव की रक्षा की और कैसे उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया। माधव की आंखों में गर्व के आंसू थे और उसने अपनी पत्नी की ओर एक गहरी सम्मान भरी दृष्टि डाली, जो इस बात का प्रतीक थी कि अब उनके बीच का सारा मनमुटाव खत्म हो चुका है। रात को हवेली के आंगन में एक छोटा सा प्रीति भोज आयोजित किया गया, जिसमें गांव के उन सभी लोगों को बुलाया गया जिन्होंने संकट के समय साथ दिया था, और उन साहूकारों को भी जिनका कर्ज चुका दिया गया था। सबने मिलकर भोजन किया और यशोदा देवी ने अपने हाथों को बीज ने देवी की बीज किया गया से सबको मिठाई बांटी, जो इस बात का संकेत था कि अब घर में कोई कनवाहट शेष नहीं रह गई है। सावित्री ने सबको बड़े ही आदर के साथ भोजन परोसा और लोगों ने उसे दिल से दुआएं दीं, जिससे वातावरण पूरी तरह से पवित्र और मंगलमय हो गया। यह केवल एक परिवार की जीत नहीं थी, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक सीख थी कि पश्चाताप और क्षमा मिलकर कैसे किसी भी टूटे हुए जीवन को फिर से संवार सकते हैं। भोजन के बाद जब सब चले गए तो माधव, सावित्री और यशोदा देवी आंगन के उस पुराने हिंडोले पर बैठे जहां कभी माधव का बचपन बीता था और पुरानी बातें याद करने लगे। यशोदा देवी ने माधव से कहा कि बेटा, अब सावित्री तुम्हारे साथ शहर जा सकती है। इसने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब यह कहीं भी रहे मर्यादा को नहीं भूलेगी। सावित्री ने धीरे से कहा कि माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ और इन लाखियों को पचाना चाहती हूँ। शहर मुझे अब आकर्षित नहीं करता।
माधव ने भी सावित्री के इस निर्णय का समर्थन किया और तय किया कि वह भी अब नौकरी छोड़कर गांव में ही खेती, बाही और बागवानी का काम संभालेगा ताकि परिवार एक साथ रह सके। इस निर्णय ने हवेली की खुशियों में चार चांद लगा दिए और यशोदा देवी को लगा कि अब उनका जीवन पूरी तरह सफल हो गया है, क्योंकि उनका बेटा और बहू उनके पास ही रहेंगे। उन्होंने अपनी उन सोने की चूहियों को एक बार फिर छुआ और महसूस किया कि असली गहना तो उनका यह परिवार है जो अब एक सूत्र में बंध चुका है। रात अब काफी गहरी हो चुकी थी और गांव के घरों के दिए एक एक करके बुझ रहे थे, लेकिन हवेली का वह दिया अभी भी जल रहा था, जो ज्ञान और सत्य का प्रतीक था। सावित्री ने भगवान की तस्वीर के सामने सर झुकाया और मन ही मन वादा किया कि वह अब कभी किसी को निराश नहीं करेगी और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेगी। काकी ने सबको सोने के लिए कहा और खुद भी अपनी चटाई बिछाकर बरामदे में लेट गई, जहां से उसे तारों भरा आसमान साफ दिखाई दे रहा था और उसके मन में असीम शांति थी। यशोदा देवी ने अपनी माला जपी और बिस्तर पर लेटते ही उन्हें ऐसी गहरी नींद आई जो पिछले कई महीनों से उन्हें नहीं मिली थी, क्योंकि अब कोई चिंता शेष नहीं थी। माधव और अभी की जा रही है। सावित्री ने भी अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत किया और एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम के साथ अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। पूरी हवेली अब एक सुरक्षा कवच में थी, जहां छल कपट का प्रवेश नामुमकिन था और जहां केवल सत्य की गूंज सुनाई देती थी, जो हर सुनने वाले को सुकून देती थी। गांव के लोग भी अब अपनी बेटियों को सावित्री का उदाहरण देने लगे थे कि कैसे एक गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भी, अगर चाहे, तो कई मेहनत और पश्चाताप से वापस सम्मान पा सकता है। चंदनपुर की वह हवेली अब केवल एक घर नहीं रह गई थी, बल्कि वह एक जीवंत पाठशाला बन गई थी, जहां मर्यादा और नैतिकता की शिक्षा हर दिन दी जाती थी। रात की रानी की खुशबू हवा में तैर रही थी और दूर कहीं एक मंदिर का घंटा धीमे स्वर में बज रहा था, जो जैसे इस कहानी के मंगलमय अंत की घोषणा कर रहा था। आप भी अब अपनी चिंताओं को त्याग दीजिए और इस शांतिपूर्ण वातावरण में खो जाइए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक बहुत ही सुनहरा सवेरा निश्चित रूप से आता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरणें चंदनपुर के आसमान पर बिखरीं, तो हवेली का माहौल किसी उत्सव जैसा जान पड़ रहा था और हर ओर एक नई उमंग महसूस हो रही थी। माधव और सावित्री ने मिलकर तय किया था कि वे अब शहर की भाग-दौड़ भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर इसी मिट्टी की सेवा करेंगे और अपनी जड़ों से झुककर एक नया जीवन शुरू करेंगे। यशोदा देवी के चेहरे पर जो संतोष था, वह किसी बहुमूल्य रत्न से भी अधिक चमक रहा था, क्योंकि उनका परिवार अब केवल एक छत के नीचे ही नहीं, बल्कि एक ही विचार के साथ खड़ा था। उन्होंने अपने पूर्वजों की तस्वीरों के सामने दीपक जलाया और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके कुल की मर्यादा को फिर से बहाल करने में उनकी मदद की और उनके बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान की। गांव के लोग भी अब अक्सर हवेली के पास से गुजरते समय रुककर ठाकुरानी जी को प्रणाम करते थे और सावित्री की विनम्रता की प्रशंसा करना नहीं भूलते थे, जो अब पूरे गांव की चहेती बन गई थी। यशोदा देवी ने दोपहर के समय सावित्री को अपने पास बुलाया और उसे वह भारी लोहे की चाबी सौंपी जो हवेली के मुख्य भंडार और तिजोरी की थी, जिसे उन्होंने बरसों से अपने आंचल में बांध कर रखा था। उन्होंने सावित्री के सिर पर हाथ रखकर बहुत ही कोमल स्वर में कहा कि बेटा, आज से तुम इस घर की पूर्ण मालकिन हो, क्योंकि तुमने साबित कर दिया है कि तुम केवल धन का मूल्य नहीं, बल्कि मर्यादा का मूल्य भी जानती हो। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए और उसने वह चाबी लेने से पहले माँ जी के पैर छुए और वचन दिया कि वह कभी भी इस चाबी का और इस भरोसे का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। माधव ने भी अपनी माँ के इस फैसले का स्वागत किया और उसे लगा कि आज सही अर्थों में उसकी पत्नी ने उस अधिकार को प्राप्त कर लिया है जिसे उसने अपने लालच के कारण एक बार खो दिया था। काकी ने रसोई में फिर से वही पुराने पकवान बनाने शुरू कर दिए थे, जिनकी खुशबू से कभी यह हवेली महकती थी और जिसे गांव के लोग ठाकुरानी के घर की विशेष पहचान मानते थे। गांव के मंदिर में उस दिन एक विशेष पूजा रखी गई थी, जहां पूरे गांव को आमंत्रित किया गया था,
ताकि सब मिलकर ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकें कि चंदनपुर पर आया संकट टल गया है। सावित्री ने अपने हाथों से मंदिर के प्रांगण में रंगोली बनाई और चंदन के लेप पर ईश्वर के लिए था करा जरा जरा जराने से दीवारों को सजाया, जिसे देखकर गांव की बुजुर्ग महिलाएं भावुक हो गईं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। माधव ने मंदिर के ट्रस्ट में एक अच्छी राशि दान की ताकि गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की जा सके, जहां उन्हें नैतिक शिक्षा और संस्कारों का पाठ पचाया जाए। पूजा के दौरान जब पंडित जी ने शांति पाठ किया तो पूरा वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर गया और ऐसा लगा मानो हवा में घुली हुई सारी कव्वाहट और कला हमेशा के लिए विलीन हो गई हो। यशोदा देवी ने अपनी आंखों को बंद कर ईश्वर से बस यही प्रार्थना की कि उनके गांव और उनके घर में यह सुख शांति हमेशा बनी रहे और मर्यादा का दीपक जलता रहे। पूजा के बाद हवेली के आंगन में एक विशाल पंगत बैठी, जहां गांव के हर जाति और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करने लगे, जो इस बात का प्रतीक था कि अब सब एक समान है। सावित्री और माधव ने स्वयं खड़े होकर सबको भोजन परोसा और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न जाए या उसे सम्मान में कोई कमी महसूस न हो। उस दिन गांव के उन साहूकारों ने भी सावित्री को आशीर्वाद बेखी। माधव ने केस बात का प्रतीक था कि आशीर्वाद सभी ने भी अथक करे बस सब दिया जिनसे उसने कभी झूठ बोलकर कर्ज लिया था, और उन्होंने कहा कि तुमने अपनी मेहनत से उस दाग को धो दिया है। शाम ढलते ढलते हवेली का कोना कोना दियों की रोशनी से जगमगा उठा और चंदनपुर की गलियों में यह चर्चा होने लगी कि असली वैभव सोने के गहनों में नहीं बल्कि नेक इरादों में होता है। यशोदा देवी ने देखा कि उनकी बहू अब वास्तव में उस मर्यादा की रक्षा कर रही है जिसके लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी चूहियां गिरवी रख दी थीं। रात के समय जब चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था, माधव और सावित्री हवेली की छत पर जाकर बैठे और दूर तक फैले हुए शांत खेतों को देखने लगे, जो अब उनकी नई कर्मभूमि थे। माधव ने सावित्री का हाथ थामकर कहा कि मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो और तुमने हार मानने के बजाय खुद को बदलने का कठिन मार्ग चुना, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। सावित्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि यह सब माँ जी के उस मौन बलिदान का फल है, जिसने मेरी आंखों पर पाचा लालच का पर्दा हटा दिया और मुझे सही मार्ग दिखाया। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन से गांव की उन महिलाओं के लिए एक सहकारी इंदी डाली की समूह बनाएंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ताकि उन्हें कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उनकी बातों में अब केवल अपना स्वार्थ नहीं था, बल्कि पूरे गांव के विकास और कल्याण की भावना समाहित थी, जो एक सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है। यशोदा देवी नीचे अपने कमरे में बैठी उन चूहियों को देख रही थीं, जो उनके बेटे ने वापस लाकर दी थीं, और उन्होंने महसूस किया कि उन चूहियों की खनक अब पहले से कहीं अधिक मधुर लग रही थी। उन्हें याद आया कि कैसे एक समय उन्हें अपमान के कारण सर झुकाना पड़ा था, लेकिन आज वही समाज उन्हें सम्मान की नजरों से देखता है, क्योंकि उन्होंने न्याय का साथ दिया था। काकी ने आकर उन्हें गर्म दूध दिया और कहा कि मालकिन, आज हवेली फिर से वैसी ही लग रही है जैसी बाबूजी के समय में हुआ करती थी। चारों ओर रौनक और शांति है। यशोदा देवी ने मुस्कुराकर सर हिलाया और ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके जीवन के इस ढलते पड़ाव में उन्हें यह सुखद दृश्य देखने का अवसर प्रदान किया। रात की खामोशी अब किसी संगीत की तरह सुखद लग रही थी और हवा की हर हंतार में सुखद लग रही थी। सरसराहट जैसे एक नई कहानी बुन रही थी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। अगले कुछ हफ्तों में हवेली एक गतिविधियों का केंद्र बन गई, जहां गांव की महिलाएं आकर काराई, बुनाई और अन्य हस्तशिल्प सीखने लगीं, जिन्हें सावित्री ने संगठित किया था। माधव ने आधुनिक खेती के नए तरीके किसानों को समझाए, जिससे गांव की पैदावार बनने लगी और लोगों की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा, जो पहले कभी नहीं हुआ था। यशोदा देवी अब बरामदे में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती थीं और उन्हें मर्यादा, सत्य और ईमानदारी के महत्व के बारे में बड़े ही सरल तरीके से समझाती थीं, ताकि वे भी नेक इंसान बन सकें। चंदनपुर अब केवल एक गांव नहीं रह गया था,
बल्कि वह एक आदर्श समुदाय बन गया था, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे के सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। सावित्री की वह एक भूल अब एक महान परिवर्तन का बीजारोपण कर चुकी थी, जिसने हजारों जिंदगियों को एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य प्रदान किया था। एक शाम, जब सूरज लालिमा बिखेरते हुए डूब रहा था, गांव का एक बूढ़ा किसान हवेली आया और उसने अपनी पहली फसल का कुछ हिस्सा यशोदा देवी के चरणों में भेंट किया और कहा कि यह आपकी बहू की मेहनत का फल है। यशोदा देवी ने उस भेंट को बड़े ही सम्मान के साथ स्वीकार किया और सावित्री को बुलाकर उसे दिखाया कि कैसे एक छोटा सा नेक काम लोगों के दिलों में कितनी जगह बना लेता है। सावित्री ने उस किसान के पैर छुए और उसे धन्यवाद दिया, और उस पल उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है, न कि तिजोरी में पैसे भरने में। हवेली के बगीचे में लगे चमेली के फूलों की खुशबू अब और भी तीव्र हो गई थी और वहां का हर पत्ता जैसे इस सुखद परिवर्तन का गवाह बनकर झूम रहा था। माधव भी खेत से वापस आ गया था और उसके चेहरे पर वह संतोष था जो केवल कारी मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त होने वाले फल के बाद ही आता है। रात हुई तो हवेली में फिर से वही शांति छा गई जो मन को सुकून देती है, और यशोदा देवी ने अपनी अंतिम प्रार्थना के बाद अपनी आंखें मूंद लीं, यह जानते हुए कि अब उनका कुल सुरक्षित है। सावित्री ने घर के सभी दरवाजों को बड़े प्यार से बंद किया और हर कोने में जाकर यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ व्यवस्थित है, जो उसकी नई जिम्मेदारी का हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी सास के कमरे के पास जाकर देखा कि वे चैन से सो रही हैं, और उसके मन में एक अपार श्रद्धा भाव जाग उठा जिसने उसे और भी अधिक विनम्र बना दिया। माधव ने अपनी डायरी में लिखा कि जीवन की सबसे बड़ी जीत खुद को जीतने में है, और आज सावित्री ने वह जीत हासिल कर ली है जो सोने की चूहियों से कहीं अधिक कीमती है। पूरी हवेली अब एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रही थी जहां केवल खुशहाली और मर्यादा का वास होना था, और जहां छल कपट की कोई जगह नहीं बची थी। अंधेरी रात अब ढलने को थी और क्षितिज पर भोर की हल्की सी लाली दिखाई देने लगी थी, जो चंदनपुर के इतिहास में एक और उज्ज्वल दिन के आगमन की सूचना दे रही थी। हवेली की दीवारें अब भी वही पुरानी थीं, लेकिन उनके भीतर रहने वाले लोगों की आत्मा अब शुद्ध और प्रकाशमय हो चुकी थी, जिसने पूरे वातावरण को बदल दिया था। मर्यादा की वह भारी कीमत जो कभी एक बोझ लगती थी,